तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन सेक्शन ग है ये, और इस चैप्टर का ये पार्ट 26। जैसा कि कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, घनत्व के आधार पर वनों को 5 भागों में बांटा गया है और वे वन कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, किस किस राज्य में वे वन फैले हुए हैं, कितने प्रतिशत हिस्सों पर हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में कल के क्लास में हमने पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि प्रशासकीय दृष्टि होता क्या है। जैसे कि कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि घनत्व का अर्थ होता है कि पेड़ कितने दूरी पर एक दूसरे से हैं। अगर बहुत ही कम दूरी पर है तो इसका अर्थ हुआ कि घनत्व ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा दूरी पर हैं तो घनत्व कम है। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है प्रशासकीय दृष्टि से। तो प्रशासकीय दृष्टि का अर्थ हुआ कि प्रशासन के हिसाब से, सरकार के हिसाब से। आपको पता है कि पहले पेड़ों की कटाई पर सरकार कोई भी रोक नहीं लगाती थी, जितना जिसको मन करता था पेड़ काटता था। लेकिन लगातार पेड़ों में कमी आती देख करके सरकार ने कई सारे कानून बनाए, कई सारे संशोधन किए और उन पर एक नियम प्रतिबंध लगाया कि आप किस पेड़ को काट सकते हैं, किस पेड़ को नहीं काट सकते हैं। ये सारे चीज़ों का एक सारणी तैयार किया गया और उसका अलग अलग नाम रख दिया गया। उसी को कहते हैं प्रशासकीय दृष्टि। यानी कि सीधी सी भाषा में अगर समझ लें तो सरकार के हिसाब से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे है कि प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नांकित वर्गों में रखा गया है, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। जिसमें पहला आता है आरक्षित वन। पहला क्या है? आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इसमें ना तो लकड़ियां ही काटी जा सकती है और ना ही पशुचारण होता है। मतलब कि ये जो वन होते हैं, आप इनकी लकड़ियों को नहीं काट सकते हैं। आपको कोई परमिशन सरकार के द्वारा नहीं दी गई है कि जा करके आप लकड़ी को काट लें। दूसरी चीज़, आप उसमें पशुओं को ले जा करके चरा भी नहीं सकते हैं। मतलब मिला जुला के बात इतना ही है कि आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो टोटल का टोटल सरकार के अंडर में है और सरकार ही उसका फैसला लेती है कि किस पेड़ को काटना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये टोटल सरकार के अंडर में होता है। समझ रहे हैं बात को? आगे है बाढ़ नियंत्रण। यानी बाढ़ नियंत्रण मतलब होता है बाढ़ को कंट्रोल करना। भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण मतलब मिट्टी के कटाव को रोकना, मिट्टी को बचाना। मरुस्थल प्रसार को रोकना। मरुस्थल प्रसार मतलब होता है कि बालू का फैलाव। जैसे आपको पता है कि जहाँ पे नदियाँ होती है वहाँ पे बालू होते हैं, और नदी वहीं पे कहीं भी जाती है तो कटाव करती है, गांव को काटती है, किसी खेत को काटती है। और जिस जगह को एक बार नदी कटाव कर दे तो वो मिट्टी पूरी तरह से क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है, यानी बालू बन जाती है। ऐसा नहीं है कि धरती पर बालू नेचुरल बना हुआ है, नहीं। ये मिट्टी का कटाव ही जब पृथ्वी कर देती है, बस वो मिट्टी ही किस में बदल जाता है? बालू में बदल जाता है। तो मिट्टी का मरुस्थल में प्रसार को रोकने के लिए जंगल की आवश्यकता है, तथा जलवायु नियमित रहने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। जलवायु नियमित रहने का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? मतलब कि हमेशा एक समान जलवायु बना रहे। जैसे कि मौसम को आप लोग देख लीजिए, कभी बारिश तो कभी धूप। इसका अर्थ क्या आ रहा है कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, कभी कुछ, ये सारा चीज़ आ रहा है। वन एवं वन्य जीवों के, तो वन तो समझ रहे हैं जंगल, और वन्य जीव मतलब जंगल में रहने वाले जीव के संरक्षण के लिए, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। अगर सरकार के हिसाब से देखा जाए तो जो आरक्षित वन होते हैं, केवल उनके पेड़ों को ही नहीं बचाया जाता है, साथ ही साथ उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी भी रक्षा होती है।
क्योंकि जंगल में कौन रहते हैं, बहुत सारे जंगली जीव रहते हैं और उनका सेफ्टी उस जंगल में ही है, वो तो गांव में रहेंगे नहीं। लेकिन अगर आम आदमी को सरकार ये परमिशन दे दे कि आप जंगल में जाकर लकड़ी काट सकते हैं, तो मनुष्य इतना ना छोटा टाइप का होता है कि अपने फ़ायदे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। धरती पर एक हम मनुष्य ही हैं जो अपने फ़ायदे के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। उसका कोई गारंटी नहीं कि हमारा स्तर कितना नीचे गिर जाएगा, हम कितना दुष्ट बन सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो सरकार भी इस बात को जानती है, इसलिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा के रखा गया है कि केवल ये लोग पेड़ ही नहीं काटेंगे, साथ ही साथ जंगली जीवों को मारकर भी खा जाएंगे। वो चाहे हिरन हो, बाघ हो, आदमी सब कुछ खा जाता है, आदमी सब कुछ खा जाता है। हमारे क्षेत्र में लोग मुर्गा मुर्गी या खस्सी तक लिमिट में है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि धरती का सब जीव आदमी खाता है। बेंग हो, कुकुर, बिलार, सियार सब लोग खा जाता है। बस यहाँ पे लोग नहीं खा रहा है, बट अदर स्टेट में जाइएगा तो ये सब खाया जाता है। आसाम में चले जाइए, बारिश के दिन में जो बेंग दिन भर टटरा रहा है ना, एक बेंग अगर बोल देगा तो 5 आदमी दौड़ जाएगा बेंगों को पकड़ने के लिए, चोखा बना के खा जाएगा। तो वहाँ डर के मारे जो लोग बेंग जिंदा है वो बोलबो नहीं करता है। नागालैंड में कूता लोग नहीं बोलता है, क्योंकि उनको पता है कोई भी देख ले पकड़ के खा जाएगा, खोसी समझ के खाता है सब। तो कहने का अर्थ है कि हर जगह आदमी ना है, तो ये आदमी किसी को छोड़ता नहीं है। कई जगह लोग आदमी आदमी को खा जाता है, इसलिए सरकार इसको सेफ करके रखी है कि इसमें वन में लकड़ी के साथ साथ, पेड़ों के साथ साथ जंगली जीवों को भी बचाया जा सके। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, यानी कि 54%, यानी देश में जो हमारा वन है उसका 54% जो हिस्सा है उसको आरक्षित वन के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि आरक्षित वन भारत में कितने प्रतिशत हिस्सों पर फैला हुआ है, तो आप कहेंगे 54%, यानी आधा से अधिक हो गया। अब आता है हमारा 2 नंबर पे कौन सा, रक्षित वन। रक्षित वन जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्ट मतलब जिसको सुरक्षा दिया गया। जैसे होता है ना कि बातचीत में एक बातें होती है कि हम लोग प्रोटेक्ट बोलते हैं। इन वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप में लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। यानी रक्षित वन में क्या है कि आप पशुओं को चरा सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं, लेकिन एक सीमित मात्रा में। ऐसा नहीं है कि आप जितना मन करे उतना पेड़ काटिए, जितना मन करे उतना पशुओं को चराइए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। एक लिमिटेड सरकार तय की हुई है। वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा यानी कि 29% रक्षित वन है। तो ये बात आपको याद रखना है कि जिस तरह आरक्षित वन 54% है, उसी तरह 29% हिस्सों पर क्या फैला हुआ है, रक्षित वन फैला हुआ है। इसमें क्या है कि आप लकड़ी काट सकते हैं और पशुओं को भी चरा सकते हैं, लेकिन एक सीमित मात्रा में, अत्यधिक नहीं कर सकते हैं। तीसरा आता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन जिसको कहते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, मतलब जिसका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया। शेष सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, स्वतंत्र या अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा गया है। मतलब सिंपल भाषा में जान लें तो आपके गांव का फुलवारी, आपके गांव का जो बगीचा है वो क्या है, वो है अवर्गीकृत वन। वो आपका है, आपका जो मन करे वो करें। आप मन करे तो उसमें खेती करें, मन करे तो आप उसमें पशुओं को चराएं, मन करे तो पेड़ों को काटें, लेकिन पूरा पूरा ऐसा भी नहीं है। आपका ही पेड़ है, लेकिन जब तक हरा पेड़ है तब तक आपको काटना नहीं है। नियम है कि आपका ही पेड़ है, ठीक है, आपके खेत में है, लेकिन हरा है तब तक आपको नहीं काटना है। जब वो पेड़ सूख जाएगा तब आप उसको काट सकते हैं। ये सरकार का नियम है, तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, कौन देखने जाता है, कटवा ही लेते हैं। लेकिन कभी कभी कोई कंप्लेन कर दिया, गलती से पट्टेदार फ़ोन कर दिया कि फलाना जगह पेड़ काटा जा रहा है, तो पुलिस और कुछ नहीं तो एक तो अंदर कर देगी, आ घुसखोर निकली तो कुछ पैसा लेके छोड़ देगी। तो ज़्यादातर तो यही होता है। लेकिन नियम है कि आपको हरा पेड़ नहीं काटना है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है।
सरकार इसके लिए शुल्क लेती है, यानी टैक्स लगता है। पेड़ों पर भी क्या लगता है, लेकिन कोई देता कहाँ है। कुल वन क्षेत्र का 17% अवर्गीकृत वन है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि 17% है अवर्गीकृत वन, 29% है रक्षित वन और 54% है आरक्षित वन। ये 3 टॉपिक याद रखना है, ठीक है ना, कि कितने क्षेत्र पर कौन कितना फैला हुआ है, ये विशेष है। फिर आगे अगले पैराग्राफ में देखते हैं, आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। अगर बात किया जाए आरक्षित एवं रक्षित वन के विस्तार की, तो वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ये दोनों वन कल के क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वन की दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत आगे है। उसके पास बहुत सारा मतलब वन की मात्रा को देखा जाए तो अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा है, जहाँ कुल वन क्षेत्र का 75% है। अब देख लीजिए, टोटल रक्षित आरक्षित को मिलाकर 75% वन केवल कहाँ पे है, बाकी सारा देश अटका हुआ है 25% में। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात रक्षित है। आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि आरक्षित वन किन किन राज्यों में सबसे अधिक पाए जाते हैं, और एक और क्वेश्चन बनता है कि रक्षित वन किन किन राज्यों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो आरक्षित की जब बात की जाए तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर से लेकर ये महाराष्ट्र तक, और रक्षित वन की बात किया जाए तो बिहार से लेकर राजस्थान तक, इन राज्यों में रक्षित है और ऊपर वाले राज्यों में आरक्षित वन फैला हुआ है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, पूर्वोत्तर मतलब भारत के पूर्व दिशा में, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत हैं। और अवर्गीकृत जो तीसरा था वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, गुजरात में और पश्चिमी राज्यों में, और स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि प्रशासकीय दृष्टि से वन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो जिन जिन टॉपिक को जहाँ पे रेड कलर किया गया है ना, उसको आप दिमाग में जरूर रखा कीजिए, वहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वन संपदा क्या है। देखिए, संपदा मतलब होता है संपत्ति, संपदा मतलब अब वन संपदा यानी कि वन की संपत्ति तथा वन्य जीवों का ह्रास। ह्रास मतलब होता है कमी, ह्रास मतलब यानी कि वन्य जीवों की कमी। जैसे कि आपको पता है या पता नहीं भी है तो आपको ये जानना चाहिए कि पृथ्वी पर लाखों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं जीवों की। मच्छर, माछी, कुकुर, बिलार, सियार, आदमी, बहुत सारी प्रजातियां हैं। इसमें बहुत सारी प्रजाति है जो समाप्त हो गई है, मतलब कहाँ चली गई पता ही नहीं है, और कुछ ऐसी प्रजाति है जो समाप्त होने के कगार पर है, वो कभी भी समाप्त हो सकते हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो गिद्ध, आप लोग गिद्ध नहीं देखते होंगे, आगे हम चर्चा करेंगे इसकी, लेकिन गिद्ध, चीता, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो गायब हो चुके हैं भी तो पता नहीं कहाँ है। तो उसको कहा जा रहा है वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण। संरक्षण मतलब होता है सुरक्षा, संरक्षण मतलब सुरक्षा। इस टॉपिक पे आज के क्लास फिर से हम करने वाले हैं आगे की तरफ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट टाइम देना पड़ेगा। वन संपदाओं के ह्रास उपनिवेश काल से ही शुरू हो गया था। यहाँ पे लिखा जा रहा है उपनिवेश काल। उपनिवेश काल मतलब होता है अंग्रेजों का समय। उपनिवेश मतलब होता है कि जब कोई दूसरा देश किसी अन्य देश को जबरदस्ती या किसी भी तरह उसको अपने अधिकार में ले ले, तो उस देश का वह देश उपनिवेश कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बात कर लें तो भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। भारत अंग्रेजों का क्या था, 1947 के पहले, क्योंकि अंग्रेज यहाँ चालबाजी, ज़बरदस्ती, धोखाबाजी करके इंडिया को गुलाम बना चुके थे।
तो इंडिया जो था वो इंग्लैंड का क्या था, उपनिवेश था। और पेड़ों की कटाई की शुरुआत इन अंग्रेजों के टाइम से ही ज़्यादा शुरू हुई थी। उसके पहले पेड़ों की कटाई नहीं की जाती थी, क्योंकि अंग्रेजों ने प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्गों एवं सड़कों का विकास किया। अंग्रेज क्या थे, बिजनेसमैन थे। अंग्रेज ज़्यादा बिजनेस करते थे। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, आपको फैक्ट्री बनाने का जगह चाहिए। फैक्ट्री कहाँ बनेगा, तो पेड़ों को काटकर ज़मीन खाली किया जाएगा और वहाँ पर फैक्ट्री बनाते थे। फैक्ट्री में बने हुए सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए क्या चाहिए था, सड़क चाहिए था। सड़क कहाँ बनता, पेड़ों को काटकर ही सड़क बनाया गया। फिर उसके बाद ट्रेन, मालगाड़ी, सामान लाद कर ले जाना है, पैसेंजर को लेके जाना है, तो ट्रेन भी बनेगा तो पेड़ों को काट कर। यानी कि हर मामले में पेड़ों की कटाई करके ही काम व्यापार हुआ है। और ये कब से चला आ रहा है, अंग्रेजों के समय से। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये रेलवे लाइन बना हुआ है, तो किसी न किसी जंगल को काट कर ही बनाया गया है। ये रोड बना हुआ है तो देखिए अगल बगल पेड़ पौधे हैं, बीच में से रोड निकला है। तो ऐसा नहीं कि बीच में ये पेड़ नहीं थे, पेड़ बीच में पेड़ होंगे, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, काट दिया गया और वहाँ से रोड बना दिया गया, जिसके कारण वनों का विदोहन होने लगा था। विदोहन मतलब होता है कटाई या नष्ट करना। लेकिन आज़ादी के बाद से वन एवं वन्य जीवों पर लगातार आक्रमण होने लगा। ये तो सही है कि अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था, लेकिन आज़ादी के बाद अपने ही देश को लोग अंधाधुंध पेड़ की कटाई करना शुरू किए। 1947 के बाद अंधाधुंध कटाई हुआ, लगातार लगभग 20 से 25 वर्ष तक लगातार कटाई हुआ। उसके बाद ध्यान गया सरकार का, अरे ये तो पेड़ ही समाप्त हो जाएगा, तब जाके सारा नियम कानून बना है। उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। दरअसल विकास के नाम पर वनों का विनाश होना शुरू हुआ। किसके नाम पर वनों का विनाश शुरू हुआ, मतलब सरकार का कहना था कि हम विकास कर रहे हैं, जगह जगह रेलवे लाइन लगवा रहे हैं, जगह जगह सड़कें बनवा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक चीज़ का ध्यान नहीं गया कि हम उसके बदले में उसका किस रूप में उसका कर चुका रहे हैं। तो वो कर चुकाया जा रहा है ऑक्सीजन को समाप्त करके, क्योंकि पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन बनेगा कहाँ से। इस चीज़ पे हमारा ध्यान नहीं गया और लगातार हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए पेड़ों की कटाई करने लगे। 20वीं सदी के मध्य तक, 20वीं सदी मतलब क्या होता है, यानी 1900 ईस्वी की बात हो रही है, और उसका मध्य मतलब 1950 ईस्वी की आसपास की बात चल रही है। 24% क्षेत्र पर वन विस्तार था। यानी देश जब हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय कितने % क्षेत्र पर वन था, जो 21वीं सदी के आरंभ में, 21वीं सदी मतलब 2000 ईस्वी, 2000 ईस्वी आते आते संकुचित होकर, संकुचित मतलब सिकुड़ कर 19% क्षेत्र में रह गया है। यानी कि देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन थे, तो 24% क्षेत्र पर वन थे। लेकिन जैसे ही 2000 ईस्वी यानी कि 50 साल बाद जब सर्वेक्षण कराया गया तो क्या पाया गया कि मात्र 19% हिस्सों पर क्या है, वन है। इसका मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेप। अब यहाँ पे कुछ कारण दिए गए हैं कि आखिर वनों में कमी किसके कारण आई है, क्या वजह है इसका। तो इसका पहला वजह बताया जा रहा है मानवीय हस्तक्षेप। मानवीय हस्तक्षेप का अर्थ हुआ कि आदमी इंटरफेयर कर रहा है। इंटरफेयर किस तरह कर रहा है, जैसे कि आज देख लीजिए किसी का भी शादी विवाह हो रहा है तो पूरा फर्नीचर का सेट दिया जा रहा है। आप बताइए वो फर्नीचर बनता किससे है, लकड़ी से बनता है। वो लकड़ी आता कहाँ से है, पेड़ों से आता है। हम तो मान लीजिए महाराजा पलंग, दीवान पलंग पे सो रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे कि लकड़ी आया किसी न किसी पेड़ को काट कर आया होगा। और एक दिन में कितने लोगों का शादी विवाह हो रहा है इसका कोई गारंटी भी नहीं है। हर आदमी दे रहा है अपने अपने लेवल के हिसाब से। हर आदमी अपनी बेटी को शादी में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसको छोड़ दीजिए, पर्सनल यूज के भी तो लोग बनवाते हैं अपने घर के लिए। चौकी, पलंग, बक्सा, हर चीज़ लकड़ी, जंगला बन रहा है। आप अपने ही घर में देख लीजिए तो लकड़ी का हर जगह यूज हो रहा है। आखिर ये लकड़ी आ कहाँ से रहा है, पेड़ों की कटाई करके। तो मानवीय हस्तक्षेप के चलते वनों में कमी हुई है। पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण, यानी जो पालतू पशु गाय भैंस है उसको खुला छोड़ दिए
तो मान लीजिए कोई पौधा लगाया है, उसको जाके वो चर जाते हैं। अक्सर आपने देखा कई जगह पटदारी में मार हो जाता है। कोई आम का पेड़ लगाया है, भैंस जाके उसको चर गई, तो पूरा पटदार दिन भर गारागारी करेगा। तो वो लोग तो करता है अपने स्वार्थ के लिए कि हमारा पेड़ चला गया है। इसके लिए झगड़ा नहीं होता है कि पेड़ों की बर्बादी हो गई, वो झगड़ा होता है कि मेरा पेड़ बर्बाद हो गया, इसमें मेरा फायदा होने वाला था। चलो किसी बहाने पेड़ तो लगा था, किसी बहाने पेड़ तो लगा था। तो ये पशुओं के द्वारा चरने से भी पेड़ों में कमी आई है एवं विविध तरीकों से वन संपदा का दोहन है। भारतीय वन सर्वेक्षण की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों की उत्पादकता 0.5 घन मीटर प्रति वर्ष है, जबकि विस्तार की दृष्टि से यह 2.1 घन मीटर है। घन मीटर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मीटर क्यूब। क्या बोलते हैं? मीटर क्यूब बोलते हैं। अगला पैराग्राफ है, भारत में वनों का ह्रास एक बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है। अब एक और कारण बताया जा रहा है कि वनों में कमी क्यों हो रही है, तो वो बताया जा रहा है कृषिगत भूमि। कृषिगत भूमि मतलब हुआ खेती करने वाला जमीन बनाना चक्र। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक फुलवारी है, तो मुझे खेती करना है, धान बोना है, तो जाहिर सी बात है किसी जंगल में धान तो होगा नहीं, उसमें कुदाल तो चलेगा नहीं। तब क्या किया जाएगा? उन सारे पेड़ों को काट दिया जाएगा और काट करके उसको क्या बना दिया जाएगा? खेत बना दिया जाएगा और उसमें हम खेती करते हैं। ठीक है, खेती तो कर लेते हैं, लेकिन उसके चक्कर में हमने क्या बर्बाद कर दिया? पेड़ बर्बाद कर दिया। घर बन रहा है तो कभी न कभी उस जगह पे क्या होगा? पेड़ होगा। उसको हटा करके क्या बना दिया गया? तो पेड़ों में कमी होती जा रही है। तो एक कारण जनसंख्या भी है। आखिर लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा जन्म लेंगे तो सबको रहने के लिए क्या चाहिए? घर तो चाहिए ना। अब घर चाहिए तो फिर ज़मीन थोड़े ना बढ़ता है, ज़मीन डेली बढ़ता है जी। कि चलो आज 10 आदमी की संख्या बढ़ा तो तनी खींच के चिलगम खानी फैला दो, यहाँ पे तुम बना। ज़मीन इतना ही है, जनसंख्या बढ़ रही है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन कृषि में परिवर्तित कर दिया गया। देखिए कितना बड़ा एरिया, 26,200 वर्ग किलोमीटर वन को काट करके क्या बना दिया गया? खेती के लिए ज़मीन बना दिया गया। विशेष रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्र में स्थानांतरित झूम की खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों का ह्रास हुआ है। थोड़ा समझिएगा झूम का खेती क्या है। यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं आप, लिखा है झूम की खेती और साइड में एक है बर्न की खेती। तो झूम की खेती या स्लैश कृषि क्या होती है कि पहले के टाइम में आदिवासी लोग क्या करते थे, वो लोग खेती में कहीं गए और कोई ऐसा जगह है जो खाली पड़ा हुआ है, तो उसमें वो लोग क्या करते थे, उसमें अपना बीज डाल देते थे, मतलब बिया डाल देते थे। तो उसमें पहली बार किसी भी खेत जो बहुत दिन से छोड़ा पड़ा है बिया डालिएगा तो जमिए जाएगा, उसका फसल काटते थे, दूसरी बार बोते थे, काट लेते थे। लेकिन नियम है कि अगर खेत को जोता नहीं जाए, उसमें खाद बिया न डाला जाए, तो 1 से 2 फसल के बाद वो काम नहीं करता है। अब जब ये आदिवासी लोग देखते थे कि अब इसमें फसल नहीं हो रहा है, बस उस खेत को छोड़कर कहीं और जाकर फिर खेती करने लगते थे, क्योंकि आदिवासियों का कोई अस्थाई घर तो था नहीं। कहीं भी जंगल में रहना है तो कहीं भी खेती करो, कहीं भी खाओ, कहीं भी पड़े रहो, ना पढ़ाई के टेंशन ना और किसी, केवल पेट भरना था तो कहीं भी पेट भर लेना है। तो झूम की खेती आदिवासियों के द्वारा की जाती थी कि ज़मीन में बीज डालो, जब तक फसल हो रही है तब तक रहो, नहीं हो रही है आगे बढ़ो, दूसरे खेत को पकड़ो। इस तरह वे लोग कई जगह को बंजर बना चुके थे। साथ ही साथ अगर कहीं पे खेत उनको नहीं मिलता था तो पेड़ों को काट देते थे, काट करके क्या बना देते थे? खेत बना देते थे। तो इस तरह भी पेड़ बर्बाद हुए हैं। बर्न मतलब होता है जलाना। कहीं कहीं क्या करते थे ये आदिवासी लोग कि जंगल है, पूरा जंगल में काटने की जगह पूरा जंगल में आग लगा देते थे। आज जंगल में आग लगा करके पूरा जंगल को जला देंगे और उसका राख जो होता है, आपको पता है कि राख मिट्टी में पड़ जाए तो मिट्टी की पोषक तत्व बढ़ जाती है, उसमें पैदावार अच्छी होती है। कई जगह आप देखे होंगे कि लोग खाद और गोबर राखी ले जाए खेत में डालते हैं, उससे पोषक तत्व बढ़ता है, उसको जैविक खाद के रूप में भी लिया जा सकता है। तो ये क्या हुआ कि जंगल जला दिए, खेत बन गया और फिर उस राख मिट्टी में मिल गई, पोषक तत्व बढ़ गया, उसमें बीज डालते थे।
2-3 बार बोएंगे, फिर होगा नहीं होगा उसको भी छोड़कर चले जाते। तो इस चक्कर में वे लोग भी काफ़ी पेड़ों को क्या किए हैं, बर्बाद किए हैं। तो यही कहा जा रहा है कि झूम की खेती या वर्ण खेती के चलते भी वनों का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। ह्रास मतलब उसमें कमी आई है। बड़ी विकास योजनाओं से भी वनों को बहुत नुकसान हुआ है। यानी बड़े बड़े जो योजनाएं चली हैं सरकार की, उसमें भी वन काफ़ी बर्बाद हुए। अब कौन सी योजना है जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बहुउद्देशीय परियोजना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक योजना चलाई थी, बहुउद्देशीय परियोजना, जिसके चलते नदियों के ऊपर बांध बनाए जाते थे और उससे कई सारे फायदे लिए जाते थे। लेकिन उस बांध को बनाने के चलते कितने पेड़ों को बर्बाद किया गया इसका कोई लिमिट नहीं था, क्योंकि उस पर किसी का ध्यान था ही नहीं। 1952 ईस्वी से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को नष्ट करना पड़ा। 5000 वर्ग किलोमीटर, सोच लीजिए इतना क्षेत्र केवल क्या बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए इतने पेड़ों को क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार अभी भी कई परियोजनाएं चल रही हैं जिससे वनों के विनाश का क्रम जारी है। ऐसा नहीं है कि उसी समय हुआ, आज भी बहुत ऐसे प्रोसेस हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो अभी सरकार की चल रही हैं और उसमें वनों का लगातार क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। तेजी से खनन कार्य के कारण भी वनों का क्षरण होता रहा है। खनन कार्य आप लोग समझते हैं, यानी ज़मीन से जो खुदाई किया जाता है, कोयला निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो वो भी किसी न किसी जंगल के समीप में ही काम होता है। और उस कोयला को जैसे सरकार को पता चला कि फलानवा जगह जंगल में कोयला नीचे है, तो सरकार उस पेड़ को कटवा देगी या कोयला निकलवा लेगी। ठीक है, कोयला तो मिल गया, लेकिन क्या चला गया, पेड़। इसका ध्यान किसी को नहीं होता है। तो ये सब कारण भी पेड़ काफ़ी कम होते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व डोलोमाई के खनन के कारण भारी खतरे में है। इस खनन से कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान हुआ है। यानी कि एक जंगल है जिसका नाम है टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वहाँ पे लगातार खनन का काम चल रहा है। खनन मतलब खुदाई, क्या करना, खुदाई करना। उसके चलते वहाँ के बहुत सारे पेड़ बर्बाद हो गए हैं और साथ ही साथ उसमें रहने वाले जो जंगली जीव हैं, वनों एवं वन्य जीवों के विनाश में पशुचरण और ईंधन के लिए लकड़ियों के उपयोग को भी काफ़ी भूमिका रही है। मतलब अब वनों के विनाश की बात की जाए तो इसमें एक और चीज़ आता है, पशुचरण, यानी कि पशुओं के द्वारा चरना। इसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। अब बात हो रहा है कि ईंधन के लिए लकड़ियों को काटना। ईंधन क्या होता है, घर में जो हम लोग खाना वाना बनाते हैं तो उसमें जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे लकड़ी को किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ईंधन के रूप में। जैसे कि मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसमें ईंधन क्या है, पेट्रोल है। गाड़ी चलाते हैं कोई तो उसमें डीजल है। उसी तरह हम लोगों के घर में खाना बनता है, उसका ईंधन क्या है, लकड़ी है। आजकल तो खैर गैस का प्रयोग हो रहा है, फिर भी कई जगह अभी भी लकड़ियों का ही प्रयोग हो रहा है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण ने भी वन विस्तार को बड़े पैमाने पर तहस नहस किया है। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से एकल रोपण करने से पेड़ों की दूसरी प्रजातियां खत्म हो गई। यहाँ पे समझिएगा, एक शब्द है संवर्धन वृक्षारोपण, इसका अर्थ होता है एकल वृक्ष रोपण। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया, पेड़ लगाने की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ही प्रकार के पेड़ काफ़ी संख्या में लगा दिए जाएं। आपको पता है, जब एक ही प्रकार के पेड़ काफ़ी संख्या में एक जगह लगा दिए जाते हैं तो उसके अगल बगल किसी दूसरे प्रजाति के पेड़ जन्म भी नहीं लेते हैं, और जन्म भी लेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। आप कहीं कहीं देखते होंगे कि सागवान का पेड़, मतलब 10-10 बीघा, 15-15 बीघा में सागवाने खाली पेड़ लगा दिए जाते हैं, लंबा लंबा खंबा खंबा पेड़। सफ़ेदी का पेड़ कहीं है तो लाइन से सफ़ेदी है, महोगनी है तो महोगनी ही है। इसको एकल वृक्षारोपण कहते हैं। अब इसके चलते पेड़ों की दूसरी प्रजातियां वो क्या हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रन
वनों का नुकसान हुआ है। देखिए यहाँ पे सागवान का ये पेड़ काफ़ी लगा हुआ है। आप ऐसा सीन कई जगह देखे होंगे जो खेतों में लाइन से सागवान का पेड़ लगा दिया जाता है। और ये आपका चीड़ है और ये आपका हिमालयी ओक है, ठीक है ना। तो ये पेड़ों के चलते ये जहाँ पे लोग लगाते हैं कंटिन्यू पूरा यहीं लगा देंगे, जिसके चलते क्या होता है कि अन्य जो पेड़ों की प्रजातियां हैं वो जन्म ही नहीं लेती हैं, और जो जन्म लेती भी हैं वो क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि होता है ना कि बड़े के सामने छोटों का कोई हिसाब ही नहीं होता है, क्योंकि बड़े उसको क्या कर देते हैं, उसको दबा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हिमालय वय चीड़ का एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि हिमालय यव जो पौधा है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। फिर है कि चीड़ी को छाल, पत्तियां, टहनी और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकलता है। इससे कौन सा रसायन निकलता है, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है मैंने, कई बार आप भी क्वेश्चन बैंक देखेंगे ना तो उसमें क्वेश्चन लगभग हर साल पूछता है कि हिमालय यव में कौन सा रसायन पाया जाता है, तो टैक्सोल पाया जाता है। और टैक्सोल का प्रयोग किया जाता है कैंसर का इलाज के लिए। यहाँ पे लिखा भी है कि तथा इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि हिमालय से कौन सा रसायन निकलता है, तो टैक्सोल, और उसको किस रोग में यूज किया जाता है, कैंसर। कैंसर का नाम सुने हैं ना। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की औषधि है। इसी से सबसे अधिक दवा बनता है किस चीज़ का, कैंसर का, जो विश्व में सबसे अधिक बिकता है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो गया। अब बताइए, एक एक पेड़ से खाली दवा बनेगा, पूरी दुनिया को दिया जाएगा तो पेड़ ज़्यादा दिन तक टिकेगा, ख़त्म हो जाएगा। मुर्गा मुर्गी थोड़े ना है कि अनलिमिटेड है, जितना मन करे पैदा कर लो वो चलेगा। पेड़ है, लिमिटेड है। लेकिन शर्मा जी लोग समझते नहीं हैं, अनाधुन काटते हैं और उसको बर्बाद करते हैं। बस इनको अपना फ़ायदा होना चाहिए। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ विलुप्त हो चुके हैं। तो कई जगह ये पेड़ क्या हो चुका है, विलुप्त भी हो चाहे गायब हो चुका है। फिर दिया एक और क्वेश्चन में है, क्या आप जानते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी दिया इन्फॉर्मेशन है। हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य प्राणियाँ, याद रखिएगा कितने वन्य प्राणियाँ हैं, 81,000 उपजातियाँ, और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियाँ पाई जाती हैं। और वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 भारतीय मूल की है, यानी कि 47,000 में से 15,000 कहाँ की है, भारत में। तो इस तरह क्वेश्चन बनता है कि भारत में वनस्पति उपजातियाँ कितने, मतलब भारतीय कितनी हैं, तो 15,000 हैं, और टोटल 81,000 टोटल। अब आइए फिर देखते हैं, जैसे जैसे वनों का दामन सिकुड़ा, जैसे जैसे वनों का दामन सिकुड़ा, दामन सिकुड़ने का अर्थ हुआ है कि पेड़ों की कमी हुई, वैसे वैसे वन जीवों का आवास भी तंग होता गया। वन्य जीवों के विनाश का एक बड़ा कारण है। भोजन, सुरक्षा एवं आनंद के लिए वन्य जीवों का शिकार वन्य जीवों का एक बड़ा कारण है। देखिए कई लोग, अभी तो खैर बैन सरकार लगाई है, फिर भी चोरी छिपे बहुत लोग शिकार करते हैं, जंगली जीवों को पकड़ लेते हैं, खा जाते हैं। यहाँ हमारे नदी में ही कई बार हिरन आती है, लोग हिरन को पकड़ लेते हैं, खैर उसे सरकार लेकर चली जाती है चिड़ियाघर वाले, लेकिन पता नहीं कोई कोई कांड कर देता होगा तो कौन जानता है। लेकिन पकड़े गए तो बड़ा हार्ड कानून है। सलमान खान जैसे आदमी एक हिरन को मारे तो 1993 से केस लड़ रहे हैं, उतना बड़ा आदमी होकर के, तो सोच लीजिए आम आदमी का कौन हालत होगा। तो आदमी का मर्डर कर दीजिएगा, हो सकता है आप बच जाइएगा, किसी जंगली जीव का कर दीजिएगा ना तो बचना मुश्किल है, वो अंदर ही रहना पड़ेगा। समझ लीजिए आदमी का मर्डर से ज़्यादा खतरनाक है कोई जीव को मारना, क्योंकि आदमी अनलिमिटेड है, रोज़ करोड़ों में यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। तो 10 आदमी 20 आदमी मर जाएगा तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, ऐसे ही भरे पड़े हैं। जंगली जीव ज़्यादा नहीं है, तो वो लिमिटेड है। आज स्थिति यह है कि बहुत से वन्य प्राणी लुप्त हो गए हैं या लुप्त प्राय हैं। भारत में चीता और गिद्ध इसके उदाहरण हैं। भारत में ये देख रहे हैं नीचे पिक्चर, चीता और ये गिद्ध,
ये दोनों क्या हो चुके हैं, लगभग विलुप्त हो चुके हैं, कहीं जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। एक टाइम था कि जब हम लोग स्कूल से पढ़कर आते थे तो गिद्ध ऊपर हमेशा मंडराते थे, गिद्ध नीचे नहीं रहते थे, हमेशा ऊपर ऊपर मंडराते थे। तो हम लोगों को बता दिया जाता था कि अपना क्या बोलते हैं, नाभि पकड़ के रखना है, ढोड़ी जिसको बोलते हैं, नहीं तो आके मुड़ी पे बैठ जाएगा कौन, गिद्ध। ऐसा माना जाता है गिद्ध जिसके सर पे बैठ जाए वो नहीं जिंदा रहता है, और चाहे जिसके घर पे बैठ जाए ना तो लोग घर छोड़ देते थे। पहले के टाइम में अगर घर किसी घर पे गिद्ध बैठ जाए तो घर लोग छोड़ देते थे, लेकिन गिद्ध जल्दी कहीं बैठते, वो 24 घंटा उड़ते ही रहते थे, 24 घंटा उड़ते ही रहते थे। आराम आराम से उनका पंख ऐसे फैल रहा है, वो हिलाते भी जल्दी नहीं, ऐसे ही उड़ रहे हैं। तो अब तो चीज़ दिखाई नहीं, हम लोग बचपन में देखे हैं। यदि हम गौर से अवलोकन करें तो पता चलेगा कि पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनहीनता के ही कारण कई दशकों से वन और जीवों पर विनाशकारी दबाव बढ़ा है। तो अगर देखा जाए तो पेड़ों में अगर कमी हुई है तो हमारे ही चलती हुई है, और वन्य जीवों में अगर कमी हुई है तो किसके चलते, हमारे चलते ही हुई है। हमारे चलते मतलब सभी मनुष्यों के चलते। आज भारत में 744 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। कितनी प्रजातियां जीवों की समाप्त हो चुकी हैं, और 22,531 प्रजातियां विलुप्त होने के मतलब ये खबर देखिए, हम लोगों को लग रहा है कोई समाप्ति नहीं हो रहा है, धीरे धीरे सब गायब हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया गया आपके किताब में भी, उसको पढ़ सकते हैं, बट वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैंने उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया। लास्ट टॉपिक है ये नीचे, विलुप्त होने के खतरे से घिरे कुछ प्रमुख प्राणी हैं। यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से जीव हैं जो अभी क्या होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले, जो लगभग नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। तो वो है पहला कृष्णासार, जिसको कहते हैं ब्लैक बक, क्या बोलते हैं, चीतल, जिसको चिंकारा कहते हैं, भेड़िया को वुल्फ, अनूप मृग को स्वैम्प टीयर, नीलगाय को नीलगाय ही कहते हैं। नीलगाय खैर हमारे यहाँ कहीं कहीं दिखाई देती है बट उतना भी नहीं है। भारतीय कुरंग को इंडियन गेजल, वारसिंगा को एंटलोप, चीता को पैंथर गेंडा, उसके बाद गिर सिंह, मगरमच्छ, हंसवार, हवासील, सारंग, श्वेत सारस, घूसर बगुला, पर्वतीय बटेर, मोर, हरा सागर कछुआ, कछुआ, ड्यूगांग, लाल पंडा आदि। इसमें बहुत सारा जीव का नाम आप लोग सुने भी नहीं होंगे, देखना तो दूर की बात है। तो क्यों नहीं सुने, क्योंकि ये है ही नहीं तो सुनाई कहाँ से देंगे। और कुछ कुछ है जो दिखाई दे रहे हैं वो भी किस कगार पर हैं, विलुप्त के कगार पर हैं। तो कहीं ना कहीं इसका कारण हम ही लोग हैं, ठीक है ना। तो बस आज का क्लास इतना ही रहेगा, बाकी टॉपिक कल हम लोग पढ़ेंगे।